Hello guys, how are you? My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here is the complete newspaper analysis of 18th December 2021. तो ये 18 तारीख का हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस है, इसको शुरू करते हैं हम अपनी पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हुए। तो ये हमारी पहली न्यूज़ थी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई का मतलब है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसने फ्रीज कर दिए जो अमेजोन की एक डील हुई थी, फ्यूचर कंपनी है उसके साथ हुई थी, और उस पर फाइन भी लगा दिया 200 करोड़ का। तो ये क्यों हुआ है, क्या हुआ है, क्या डील थी? अपने काम का बिल्कुल भी नहीं है। अपने काम का क्या है? बस ये वर्ड सीसीआई। तो सीसीआई क्या है? सीसीआई है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये कैसी बॉडी है? सबसे पहले तो यही सवाल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। यहां तक कि सिविल सर्विस ने भी एक बार ये पूछ लिया था कि एनजीटी कैसी है, एनजीटी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है कि कैसी बॉडी है। एक बार वो सीबीआई के लिए पूछ चुका है। आज का क्वेश्चन यही है कि सीबीआई कैसी बॉडी है। सीबीआई आप सब लोग मेरे को बताएंगे कैसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी है और कोई है? मैं तीनों ऑप्शन दे रहा हूं, स्टैट्यूटरी, कॉन्स्टिट्यूशनल और कोई है। तो आज आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे सीबीआई कौन सी बॉडी है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। किस एक्ट? स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है? मतलब वो किसी ना किसी एक्ट के थ्रू बनी होगी। तो ये किसके एक्ट के थ्रू बनी है? तो कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के एक्ट के तहत बनी है। इसको बनाया किसने था? तो सेंट्रल गवर्नमेंट। ये किसी काम का नहीं है। इसमें कितने लोग होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन अपॉइंट करता है? 6 मेंबर होते हैं, अपॉइंट बाय द सेंटर गवर्नमेंट। याद रखिएगा, जब भी हम सोचते हैं कि अपॉइंटमेंट कौन करेगा तो अपॉइंटमेंट में हम सोच लेते हैं कि प्रेसिडेंट होता है, लेकिन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो इसको जो अपॉइंट करने की जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ना कि प्रेसिडेंट के पास। तो एक चीज आपको ये याद रखनी है, इसका एक ही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 2002 याद रखना है। और इसमें अगर कोई केस जाता है तो उसको कौन लड़ता है? तो कंपटीशन की एक एपुलेट ट्रिब्यूनल होती है, जिसको हम और चीज में दूसरा नाम क्या हो गया, इसका नाम चेंज करके हमने रख दिया एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल। ये इसका नाम चेंज हो गया। तो अपने आप को इतना नहीं जानना है, अपने को जानना है कि कंपटीशन ऑफ जो इंडिया है वो कैसी बॉडी है। तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, किस एक्ट के थ्रू बनी है? तो 2002 के एक्ट के थ्रू बनी है। कितने मेंबर है? तो 6 मेंबर है। अपॉइंट कौन करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ऐसे ही हमने जो पढ़ा है, अगर आपने वो जो आरटीआई वाले जो होते हैं ना, जो आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन वाला जो पार्ट है, उसमें भी मैक्सिमम जो अपॉइंटमेंट है वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट करने लग गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। तमिलनाडु वजातु डिक्लेयर तमिलनाडु स्टेट सॉन्ग। तो ये तमिलनाडु ने अपना एक स्टेट सॉन्ग बोल दिया है कि जब भी ये सॉन्ग बजेगा सबको खड़ा होना पड़ेगा। तो उस स्टेट का ये सॉन्ग है। तो अभी आपसे पूछ सकता है कि रिसेंटली तमिलनाडु ने अपना नेशनल वो स्टेट सॉन्ग बनाया, उसका नाम क्या है? तो याद रखेंगे उसका नाम है वाजाथू। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, मेरे को पता नहीं है कैसे इसे प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन आप ऐसे याद कर सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है कि वो यही पूछेंगे रिसेंटली तमिलनाडु ने अपना स्टेट सॉन्ग बनाया, उसका नाम क्या है? वजाथू। तो पेंड बाय, इसको गाया किसने? तो मनोमोरोनियम सुंदारकर। ये नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है आ भी जाए, स्टेट पीसीएस में इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका जो बस नाम है वो याद रखना है आपको, वजाथू, और इससे ज्यादा याद करने की कोई जरूरत नहीं है। रेजिंग वोमेन लीगल एज ऑफ मैरिज टू 21 इन हाउस एजेंडा। तो ये मैं कल की न्यूज है। तो अभी लोकसभा राज्यसभा में इसके लिए बिल पहुंच गया, कैबिनेट से तो अप्रूवल मिल गया था। जो वोमेन्स की एज है, तो इसका जो बिल का नाम है याद रख लीजिए, चाइल्ड मैरिज बिल 2021, जिसके तहत वुमेन्स की एज 18 से बढ़ा के 21 साल कर दी जाएगी। इससे दो फायदे हैं, एक तो मतलब और मैच्योर शादी होगी जैसे लड़कों की होती है। दूसरा क्या फायदा है कि राइट टू इक्वालिटी का मैटर था भाई, ये इक्वालिटी का मैटर है भाई। लड़कों के लिए आप कह रहे हो 21 साल, लड़कियों के लिए कह रहे हो 18 साल, तो ये क्या बात है? तो अब दोनों के लिए 18 21 हो गई, और वोटिंग एज तो सबके लिए 18 है। तो राइट टू इक्वालिटी का मैटर है, सबसे इंपॉर्टेंट तो मेरे को वही लगता है। ठीक है, तो आपको एक याद रखना है। दूसरा, कल मैंने पूछा था कि वो कौन सा एक्ट है जिसमें उम्र लड़कियों की 18 साल शादी की थी, उसको 14 साल रखा गया था। तो उसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, शारदा एक्ट। उसका नाम है शारदा एक्ट। प्लीज रिमेंबर, इसमें क्या थी? वुमेन्स की एज जो है वो 14 डिसाइड की गई थी कि 14 प्लस जो वुमेन्स होंगी या बच्चे होंगे उनकी शादी होगी। 14 प्लस, बताओ वुमेन कैसे हो सकती है? 14 प्लस बच्चे होती है, कितने क्या ही बोले। कोई बात नहीं, तो अब सही हो गया। अब 21 साल में लड़का लड़की की शादियां होंगी, बहुत बढ़िया। आपकी भी शादी नहीं है तो फटाफट कर लो। आगे चलते हैं। 52 हेबियस कॉर्पस प्लीज पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट। तो 52 जो केसेस हैं किसके? हेबियस कॉर्पस। ये हेबियस कॉर्पस क्या चीज है? हेबियस कॉर्पस है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी रिट्स है। रिट्स क्या होता है? रिट्स होती हैं कि अगर कोई भी किसी भी तरीके से आपको परेशानी है और आपकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, कोई भी आपकी पॉलिटिक जितने मंत्री मिनिस्टर हैं, एमपी एमएलए, ये नहीं सुनने, पुलिस वाले आपके नहीं सुनने, तो आप क्या करोगे? आप सीधे जाओगे कोर्ट, कोर्ट आपकी सुनेगा। तो रिट होता है एक रिटन इंस्ट्रक्शन। तो इसमें जिसका नाम ले रखा है वेरी इंपॉर्टेंट, हेबियस कॉर्पस। तो इतने सारे पेंडिंग है 52 हेबियस कॉर्पस। तो हेबियस कॉर्पस क्या होता है? इसकी बहुत तरीके के होते हैं रिट्स, 5 तरीके के मुख्य मुख्य हैं: हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्चुरी, प्रोहिबिशन और क्यू वारंटो। ये 5 तरीके के फेमस रिट्स हैं। अगर आपने नहीं पढ़े तो प्लीज गो लक्ष्मीकांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इसमें क्या होता है, हेबियस कॉर्पस में इसकी ये लैटिन टर्म है, इसकी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टू हैव द बॉडी ऑफ, ये इसकी इंग्लिश टर्म है। ये इसका मतलब क्या है हेबियस कॉर्पस, ये कब लगाई जाती है, मतलब अगर कोई पुलिस वाला या कोई पुलिस वाले आके कल मुझे अरेस्ट कर लें और फिर मेरे की जेल कर दें, अब भाई मैं कहाँ जाऊंगा, तो मैं सीधे कोर्ट के पास जाऊंगा हेबियस कॉर्पस रिट लगा के कि मेरे को इलीगली डिटेन कर लिया है पुलिस ने। तो ये उसी पे लगाई जाती है कि अगर कोई भी आपको इलीगली डिटेन कर लेता है, आपकी लिबर्टी को खत्म करने का प्रयास करता है, तो आपको सीधे कोर्ट के पास जाना है कि हमें डिटेन कर दिया गया है, टू प्रोड्यूस द बॉडी टू द लेटर बिफोर इट, द कोर्ट देन एग्जामिन द कॉज एंड लीगैलिटी ऑफ डिटेंशन। फिर कोर्ट देखेगा कि उन्होंने सही अरेस्ट करा है कि नहीं। ये एक इकलौती हेबियस कॉर्पस एक ऐसी रिट है जो पब्लिक एम्प्लॉय पे भी लग सकती है, पब्लिक अथॉरिटी मतलब स्टेट के अगेंस्ट भी यूज कर सकते हैं और प्राइवेट के अगेंस्ट भी। बाकी जो रिट हैं वो दोनों पे नहीं लगती, याद रखिएगा, ये एक इकलौती रेट है जो पब्लिक प्राइवेट दोनों में लगती है। ये कहां कहां नहीं लगती, जहां डिटेंशन जो लॉफुल है, मतलब भाई सच्ची में उसे सही कारण की वजह से उसे पकड़ा गया है। प्रोसीडिंग, अगर कोई कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है, उसमें डिटेंशन बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट वो, और डिटेंशन इज आउटसाइड द जुडिक्शन ऑफ कोर्ट। तो ये 4 केस हैं जहां ये रिट काम नहीं करती, बाकी सब जगह रिट काम करेगी। तो आप ये पढ़ सकते हैं, अपने लक्ष्मीकांत को रेफर कर सकते हैं। आगे चलते हैं। मोदी टू गए भूटान टॉप सिविलियन अवार्ड। तो मोदी साहब को बहुत जगह के अवार्ड मिलते रहते हैं, उसी में एक लिस्ट में एक और नाम जुड़ चुका है जो भूटान है, वो अब मोदी साहब को अवार्ड दे रहा है, जो उनका हाईएस्ट ऑनर जो अवार्ड है, याद रखेंगे नाम, ऑर्डर ऑफ द ड्रुक गैपलो। ऐसा बहुत फेमस सवाल है, ऑलरेडी सीएपीएफ में एक पूछ चुका है सिविलियन अवार्ड से रिलेटेड सवाल, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, इसको याद रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे ही हमारी नेबरिंग कंट्री है, तो याद रखेंगे ड्रुक गैल्पो। ये किसका अवार्ड है, तो भूटान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, जो कि अब मोदी साहब को मिल रहा है। ऑलरेडी उन्हें यूएई से मिल चुका है, ओमान से भी मिल चुका है, और भी बहुत कंट्रियों से मिल चुका है, तो अब इसी लिस्ट में भूटान भी ऐड हो चुका है। याद रखेंगे ड्रुक गैप्लो, हाईएस्ट अवार्ड है सिविलियन। आगे चलते हैं यार, सब याद करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इकोलॉजिस्ट अपोजिट चेंजेस टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो अभी ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का, इसमें चेंजेस हो रहे हैं, तो अब सब ये जितने इकोलॉजिस्ट हैं इसको मना कर रहे हैं। क्या बात है, इसमें बायोलॉजी डाइवर्सिटी एक्ट में कुछ नहीं है, इसमें जो मेन इसकी डेफिनेशन में लिखा है कि इस बिल का उद्देश्य क्या है, इस बिल का एम क्या है, इस बिल का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हमें कंजर्व करना है, कंजर्व करना है बायोडाइवर्सिटी। 2 ही ऑब्जेक्टिव हैं इसके, कंजर्व करना है बायोडाइवर्सिटी और इंश्योर करना है कि फेयर एंड इक्विटेबल, ऐसे होता है फेयर एंड इक्विटेबल मतलब बराबरी से डिस्ट्रीब्यूशन हो, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग करनी है ऑफ द बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। मतलब जो भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से जो भी हमें बेनिफिट मिल रहा है, वो वहां की जनजातियों में हमें फेयर और इक्विटेबल बांटनी है। ये मेन इस एक्ट का उद्देश्य था। तो अभी इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक्ट ला रहे हैं आयुष मिनिस्ट्री के लिए। मेन आयुष मिनिस्ट्री एक नई मिनिस्ट्री थी कि आयुष मिनिस्ट्री चाहे तो इस वाले एरिया में जाके, मतलब फॉरेस्ट में जाके वहां के लिए औषधि या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई बनाना चाहे, उसके लिए अप्रूवल दे सकती है। तो इकोलॉजिस्ट वाले ये इसीलिए परेशान है कि आप ये जो एक्ट में जो चेंज कर रहे हो, वो केवल आप स्पेशल एक मिनिस्ट्री के लिए कर रहे हो, ताकि वो जो है वहां की जो जनजीव है, वहां की जो औषधि है, उनको मतलब खनिज को निकाल सके। आप इसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो वहां की जो लोग रहते हैं उनके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो, कंजर्व नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, यहां कर रहे हो। तो ये आपको एक्ट का नाम याद रखना है। इस एक्ट में 3 चीज है, ये नेशनल एक्ट लेवल पे भी है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट लेवल पे भी है, स्टेट बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी करके, और एक लोकल लेवल पे भी है जिसमें हम बायोलॉजिकल मैनेजमेंट कमिटी होती है। तो तीनों लेवल पे काम करता है, नेशनल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे, बायोलॉजिकल लेवल पे भी। अब इसमें क्या लिखा गया है कि कोई भी फॉरेस्ट में जाके मतलब बिना परमिशन के लिए कुछ नहीं निकाल सकता। इसमें एग्जम्पशन मिला हुआ है। एग्जम्पशन किसको मिला हुआ है, जो साइंटिस्ट लोग हैं उनको एग्जम्पशन है कि साइंटिस्ट लोग यहां जा सकते हैं। दूसरा, जो वैद हकीम होते हैं वो यहां जा सकते हैं, उनको लोगों को एग्जम्पशन मिला हुआ है। तीसरा, जो वहां की लोकल कम्युनिटी है उनको एग्जम्पशन मिला हुआ है कि ये लोग बिना किसी परमिशन के यहां जा सकते हैं। तो बस आपको ये याद रखना है, इससे ज्यादा याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। तो आज की न्यूज इतनी थी। आई होप यू लाइक माई लेक्चर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही पढ़ते रहिए। आज का जो सवाल है, प्लीज सब बच्चे आज कमेंट सेक्शन में बताएंगे सीबीआई किस टाइप की बॉडी है। कल का मैंने आंसर दे दिया, उसका आंसर है शारदा एक्ट। ठीक है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, प्लीज फॉलो मी एंड ऑल्सो फॉलो स्टडी फंडा। यार हमारे 98,000 लगभग सब्सक्राइबर हो गए, 2,000 की जरूरत है। तो जिसने भी नहीं सब्सक्राइब करा, प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब कर लो यार। इस साल तक कम से कम 1 लाख तो करवा दो यार। ठीक है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। साइनिंग ऑफ टुडे, बाय बाय।